नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, 2 मंत्री कांग्रेस का थाम सकते हैं दामन। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि शिवराज सरकार के खिलाफ 13 मार्च को कांग्रेस का हल्ला बोल, आम जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगी सभी बड़े नेता। वहीं तीसरी खबर में जिक्र होगा कि हिमाचल मॉडल पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कर्नाटक सहित 4 राज्यों के लिए बनाया प्लान। चौथी खबर में जिक्र होगा कि आरजेडी की भाजपा को चुनौती, कहा साहस है तो सामने आकर लड़ाई लड़े, अडानी तक कब पहुंचेगी सीबीआई और ईडी। और साथ ही साथ पांचवी खबर में आपको बताएंगे कि बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में होगी बारिश, आंधी तूफान का भी अलर्ट, गर्मी से मिलने जा रही राहत। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन इससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहले और बड़ी खबर की तरफ। कर्नाटक चुनाव से पहले बीजेपी को लग सकता है बड़ा झटका, 2 मंत्री कांग्रेस का थाम सकते हैं दामन। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में सत्तारूढ़ बीजेपी को चुनाव से पहले बड़ा झटका लग सकता है और सूत्रों के अनुसार बीजेपी आवास मंत्री वी सोमन्ना और खेल व युवा सेवा मंत्री डॉक्टर केसी नारायण गौड़ा पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। दरअसल 1 मार्च को बीजेपी नेता सोमन्ना ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की विजय संकल्प यात्रा में हिस्सा नहीं लिया था और बीजेपी सूत्रों का यह भी कहना है कि वो पिछले 1 हफ्ते से बीजेपी की किसी भी कार्यक्रम में बैठक में शामिल नहीं हो रहे हैं। सूत्रों ने दावा करके कहा है कि सोमन्ना को कांग्रेस की तरफ से ऑफर मिला है जिसे वो स्वीकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, 2 बड़े मंत्री स्तर के नेता यहां पर बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का साथ आ सकते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। शिवराज सरकार के खिलाफ 13 मार्च को कांग्रेस का हल्ला बोल, आम जनता के मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरेंगे सभी बड़े नेता। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इसी साल होने वाले चुनाव के लिए सियासी दलों की कदम ताल तेज हो गई है। कांग्रेस विभिन्न जन समस्याओं को लेकर 13 मार्च को सड़कों पर उतरेगी और अपनी ताकत का प्रदर्शन करेगी। इस प्रदर्शन में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद रहने वाले हैं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं संगठन प्रभारी राजीव सिंह और प्रदेश कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष के मिश्रा ने बताया कि 13 मार्च को दोपहर 12 बजे बड़ी संख्या में प्रदेश भर के सभी वरिष्ठ नेतागण, विधायकगण और कांग्रेस जन जवाहर चौक पर एकत्रित होकर पैदल मार्च करते हुए राम भवन के घेराव के लिए कूच करेंगे। कांग्रेस नेता के मुताबिक केंद्र की बीजेपी सरकार द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी के पक्ष में अपनाई गई क्रोनी कैपिटलिज्म की नीति से गहराए आर्थिक संकट से गरीब और मध्यम वर्ग के करोड़ों भारतीयों की बचत जोखिम में पड़ गई है। देश में बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई, प्रदेश में व्यस्त बेरोजगारी, तनावग्रस्त किसान, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग और महिलाओं पर हो रहे निरंतर अत्याचार बढ़ रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हिमाचल मॉडल पर चुनाव लड़ेगी कांग्रेस, कर्नाटक सहित 4 राज्यों के लिए बना लिया है प्लान। जी हां दोस्तों, पूर्वोत्तर राज्यों में चुनाव के बाद अब सबकी नजर है कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव पर है सबकी नजर। और कांग्रेस इन चुनाव में महिला मतदाताओं को केंद्र में रखकर चुनाव रणनीति का खाका तैयार कर रही है। पार्टी को भरोसा है कि हिमाचल प्रदेश की तरह इन राज्यों में भी आधी आबादी भाजपा के बजाय कांग्रेस पर भरोसा जताएगी। कांग्रेस इन सभी प्रदेशों में महिलाओं के लिए अलग घोषणा पत्र जारी करने की तैयारी कर रही है। कर्नाटक में महिला मतदाताओं की तादाद 49% है। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी कर्नाटक में महिलाओं के लिए ना नायकी यानी मैं नेता हूं अभियान शुरू कर चुकी है और इसके साथ पार्टी ने महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने देने का वादा भी किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। आरजेडी की भाजपा को चुनौती, का साहस है तो सामने आकर लड़ाई लड़े, अडानी तक कब पहुंचेगी सीबीआई और ईडी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आरजेडी ने भाजपा को चुनौती दी है कि साहस है तो सामने आकर लड़ाई करें। केंद्रीय एजेंसियों की आड़ लेकर आरजेडी पर हमला का उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा। पार्टी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, चितरंजन गगन और एजाज अहमद ने शुक्रवार को यहां कहा कि राजनीतिक लड़ाई में सीबीआई, ईडी और आईटी का दुरुपयोग गलत है। प्रवक्ताओं ने कहा कि उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पिता बनने वाले हैं, पत्नी से मिलने दिल्ली गए तो वहां भी सीबीआई पहुंच गई। लालू प्रसाद की विवाहित पुत्रों की ससुराल में केंद्रीय एजेंसियां पहुंच रही हैं। 2017 में भी इसी तरह से फर्जी जांच के बहाने सीबीआई लालू प्रसाद के परिवार को तंग कर रही थी। उन्होंने कहा कि उस समय भी इन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। जमीन के बदले नौकरी मामले में जब कुछ नहीं मिला तो हरियाणा में फर्जी माल का सनसनीखेज मामला देश के स्तर पर फैलाया गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार झारखंड समेत कई राज्यों में होगी बारिश, आंधी
तूफान का भी अलर्ट, गर्मी से मिलने जा रही है राहत। जी हाँ दोस्तों, देश के ज़्यादातर राज्यों में अधिकतम तापमान औसत से अधिक चल रहा है, जिसकी वजह से गर्मी का सितम जारी है। हालांकि कई इलाकों में बारिश होने की वजह से मौसम में बदलाव भी कई बार देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने कुछ राज्यों के लिए राहत भरी जानकारी देते हुए बताया है कि अगले कुछ दिनों तक बारिश होने वाली है और मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत के हिस्से में 10 और 11 मार्च को छिटपुट बारिश व आंधी तूफान की चेतावनी है। एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में 12 से 14 मार्च के बीच बारिश व आंधी तूफान लेकर आने वाला है। इसके अलावा बिहार, झारखंड आदि राज्यों में भी छिटपुट बारिश का अलर्ट है। वहीं दोस्तों, पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो सौराष्ट्र, कच्छ, कोंकण, गोवा और तटीय कर्नाटक में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा और इसके अलावा विदर्भ, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया है। वहीं देश के बाकी हिस्सों में यह तापमान 30 से 35 डिग्री के बीच दर्ज किया गया और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अंडमान और निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उड़ीसा, झारखंड, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बारिश रिकॉर्ड की गई है और पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी भी हुई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। सरकार केंद्रीय एजेंसियों का राजनीतिक हथियार की तरह कर रही उपयोग, विपक्ष एकजुट हो, पीएम पर डाले दबाव, येचुरी का बयान। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली में महिला आरक्षण बिल के समर्थन में बीआरएस की एमएलसी के कविता के भूख हड़ताल और धरना में शामिल हुए सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि सरकार केंद्रीय एजेंसियों का अपने राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। सभी विपक्षी दलों से अपील है कि इकट्ठे हों और प्रधानमंत्री के ऊपर दबाव डालें। सीताराम येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने 9 साल पहले वादा किया था कि वो महिला आरक्षण बिल लागू करेंगे। आज तक महिला आरक्षण बिल लोकसभा में अटका हुआ है, लोकसभा में पारित नहीं किया गया। और येचुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जब जीतकर संसद भवन पहुंचे थे तो उन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर माथा लगाकर प्रणाम किया था और कहा था कि ये जनतंत्र का मंदिर है। येचुरी ने कहा कि उस समय उन्होंने ये भी कहा था कि सबसे पहले हम महिला आरक्षण बिल को लागू करने का काम करेंगे। आज से 9 साल पहले उन्होंने कहा था, क्यों आप महिला आरक्षण बिल लागू नहीं कर रहे हैं? महिला आरक्षण बिल लागू करवाने के लिए सरकार पर दबाव डालने की जरूरत है कि आप इस बिल को लाइए और पारित करें। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जयराम रमेश का बयान, अडानी मामले पर कांग्रेस ने केंद्र पर फिर साधा निशाना। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कही ये बात। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने रविवार को केंद्र सरकार पर श्रीलंका में परियोजनाओं के लिए अडानी समूह के पक्ष में लॉबिंग करने और कारोबारी समूह को इस महत्वपूर्ण पड़ोसी देश पर थोपने का आरोप लगाया है। बता दें कि हिंडनबर्ग 24 जनवरी को जारी एक रिपोर्ट में उद्योगपति गौतम अडानी के नेतृत्व वाले समूह पर धोखाधड़ी वाले लेन देन और शेयर की कीमत में हेरफेर करने के आरोप लगाए गए हैं और इसके बाद कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट दर्ज की गई है। अडानी समूह पर आरोप लगने के बाद विपक्षी पार्टी लगातार सरकार पर हमलावर रही है। वहीं दूसरी ओर अडानी समूह ने अपने ऊपर लगे आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि वो सभी कानूनों और नियामकीय निर्देशों का पालन करता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पार्टी की हम अडानी के हैं कौन श्रृंखला के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई सवाल पूछे थे और उन्होंने पहले मोदी से बांग्लादेश की कीमत पर अडानी समूह को समृद्ध करने की जल्दबाजी में पूछा था और अब उन्होंने सरकार से पूछा है कि क्यों एक कारोबारी समूह को एक अन्य महत्वपूर्ण पड़ोसी यानी कि श्रीलंका पर थोपा जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ईडी की कार्रवाई पर लालू की बेटी रोहिणी बौखलाई, बीजेपी को बताया हिटलर, कहा लड़ना जानते हैं डरना नहीं। जी हां दोस्तों, लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में अपने फैमिली मेंबर और संबंधियों पर ईडी की कार्रवाई को लेकर लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बीजेपी और केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। रोहिणी ने ट्वीट कर अपने पिता लालू प्रसाद यादव और भाई तेजस्वी यादव समेत परिवार के सभी सदस्यों का हौसला बढ़ाया है। वहीं भाजपा पर कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। ट्वीट में रोहिणी ने लिखा है कि भाजपा सरकार का ये हिटलर शाही फरमान है, ईमान बेचने का पैगाम है, मगर झुकने को तैयार नहीं बिहार की माटी का जो लालू तेजस्वी लाल है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि एक अन्य ट्वीट में रोहिणी ने लिखा है कि लालू जी और लालू जी का परिवार डरना नहीं बल्कि लड़ना जानता है। रोहिणी आचार्य ने अपने परिवार के सदस्यों और संबंधियों के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जा रही कार्रवाई के मकसद पर सवाल खड़ा किया है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बनाने लगे 2024 का प्लान, भाजपा से टक्कर को 2022 के फॉर्मूले पर ही काम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि
लोकसभा चुनाव 2024 में अब 1.25 साल का ही वक्त बचा है और सभी दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सबसे ज़्यादा हलचल उत्तर प्रदेश को लेकर तेज है, जहां भले ही कांग्रेस और बसपा ज़्यादा एक्टिव नहीं है, लेकिन सत्ताधारी दल भाजपा और मुख्य विपक्षी पार्टी सपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। और इस बीच सपा ने संकेत दिए हैं कि वो 2022 के ही फॉर्मूले पर चुनाव में उतरेगी, यानी समाजवादी पार्टी इस बार भी बसपा और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। बता दें कि सपा ने 2019 के आम चुनाव में बसपा के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था और 5 सीटों पर जीत हासिल की थी। हालांकि बसपा ने 10 सीटें पाकर चौंका दिया था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी के ब्रिटेन दौरे से तिलमिलाई भाजपा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी इन दिनों ब्रिटेन के दौरे पर हैं और भले ही वो बयान विदेश में दे रहे हों, लेकिन उससे सियासत भारत में तेज हो रही है और वो लगातार बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साध रहे हैं और अब बीजेपी ने पलटवार करना शुरू कर दिया है। और दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस पर इतना जबरदस्त निशाना राहुल गांधी साध रहे हैं कि यहाँ पर तिलमिला गई है भाजपा और राहुल गांधी पर आरोप लगाने के लिए भाजपा ने पूरी की पूरी टीम उतार दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कर्नाटक का रण विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर। शिव कुमार बोले 170 उम्मीदवारों के नाम पर बन गई सहमति। जी हां दोस्तों, कर्नाटक में इसी साल मई में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ही राज्य में सक्रिय है, वहीं अब कांग्रेस ने भी इसके लिए कमर कस ली है। गुरुवार को कर्नाटक का कांग्रेस प्रमुख डीके शिव कुमार ने इसके संकेत दे दिए हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी की स्क्रीनिंग कमेटी ने अब तक लगभग 170 विधानसभा क्षेत्रों में टिकट वितरण पर चर्चा की है और इतना ही नहीं, जिन लोगों के नामों पर इसमें विचार किया गया है उन पर सबकी आम सहमति है। उन्होंने आगे कहा कि हमने अब तक 170 सीटों पर चर्चा की है और अभी भी लगभग 50 सीटें बाकी है। हम चर्चा कर अपनी राय केंद्रीय चुनाव समिति को भेजेंगे। शिव कुमार ने कहा कि जिन सीटों को लेकर चर्चा की गई है उन पर हम एकमत हैं और सब कुछ बिना किसी भ्रम के सुचारू रूप से चल रहा है। उन्होंने कहा कि वो उन लोगों तक पहुंचने की भी कोशिश कर रहे हैं जिन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया था, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि उम्मीदवारों पर एक राय कायम हो सके। दोस्तों, आपको बता दें कि राज्य कांग्रेस प्रमुख ने आगे बताया कि वो खुद बुधवार को करीब 50-60 विधानसभा क्षेत्रों में मतभेदों को दूर करने के लिए नेताओं और टिकट चाहने वालों को फोन कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कोलकाता में सपा बनाएगी लोकसभा चुनाव की रणनीति। 18-19 मार्च को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। जी हां दोस्तों, अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी कोलकाता में लोकसभा चुनाव की रणनीति बनाएगी और 18 और 19 मार्च को सपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक यहां बुलाई गई है। 11 साल बाद होने जा रही बैठक को मिशन 2024 के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है और पिछली बार 2012 में मुलायम सिंह की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई थी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने गुरुवार को कहा कि बैठक मुख्य एजेंडा 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति बनाना ही है और कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की नीतियों और रणनीतियों पर चर्चा करने के अलावा नवगठित राष्ट्रीय कार्यकारिणी कई विशेष आमंत्रितों के साथ इस साल के अंत में 3 हिंदी भाषी राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों पर चर्चा होगी। पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष किरणमय नंदा ने बताया कि सपा प्रमुख अखिलेश यादव 17 मार्च को कोलकाता आएंगे और यहां कार्यकर्ताओं की बैठक को संबोधित करेंगे। 18 मार्च से 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी होगी और इस साल के अंत में छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव के लिए पार्टी की रणनीतियों पर चर्चा होगी और इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव पर चर्चा की जाएगी। कोलकाता में अखिलेश यादव के पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से भी मुलाकात करने की संभावना है। अखिलेश यादव को ममता बनर्जी का लगातार समर्थन मिलता रहा है और पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी ममता बनर्जी सपा के समर्थन में यूपी आई थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ललन सिंह का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले जमीन के बदले नौकरी मामले में कोई दम नहीं, सीबीआई की कार्रवाई साजिश। जी हां दोस्तों, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह और ललन सिंह ने कहा कि जमीन के बदले रेलवे में नौकरी के मामले में कोई दम नहीं है। इस मामले की सीबीआई ने 2 बार जांच की और पर्याप्त साक्ष्य न मिलने के कारण दोनों बार इस केस को बंद कर दिया गया। उन्होंने गुरुवार को यहां पत्रकारों से बातचीत में कहा कि सीबीआई को इस मामले में याद तब आई जब राज्य में महागठबंधन की सरकार बनी। मालूम हो कि यह केस ललन सिंह की पहल पर दर्ज हुआ था और सिंह ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस मामले में लालू प्रसाद या उनके परिवार के किसी अन्य सदस्य के विरुद्ध कोई साक्ष्य नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 2008 में यह मामला आया था, केंद्र में यूपीए की सरकार थी, पहली जांच में कुछ नहीं पाया गया। ममता बनर्जी रेल मंत्री थी
तो उन्होंने भी मामले की दोबारा जांच का आदेश दिया और दूसरी बार भी कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। इसके बाद सीबीआई के स्तर पर इस केस की फाइल बंद कर दी गई। उन्होंने सवाल किया कि केस 2008 का है और उस समय यूपीए की सरकार थी, लेकिन 2014 में तो भाजपा की सरकार आ गई। केंद्र सरकार ने महागठबंधन की सरकार बनने से पहले ये मामला क्यों नहीं उठाया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अगले कई दिनों तक इन राज्यों में होगी बारिश, आईएमडी का अलर्ट, आंधी तूफान की भी चेतावनी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि देश भर के विभिन्न राज्यों के मौसम में इन दिनों बदलाव देखने को मिल रहा है। कभी गर्मी के कहर से लोग त्रस्त हो रहे हैं तो अचानक कभी बारिश दस्तक दे रही है। पहाड़ी राज्यों से लेकर मैदानी इलाकों तक मौसम में इन दिनों बदलाव देखने को मिल रहा है। मौसम विभाग ने ताज़ा पूर्वानुमान जारी करके बताया है कि आने वाले दिनों का मौसम कैसा रहने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार पूर्वी भारत में 9 से 11 मार्च यानी 3 दिनों तक कई जगह पर बारिश व आंधी तूफान की दस्तक होगी। इसके अलावा पश्चिमी हिमालयी क्षेत्र में एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने वाला है, जिसकी वजह से 12 मार्च की रात से 14 मार्च तक तेज बारिश व आंधी तूफान का दौर रहने वाला है। पिछले 24 घंटे के मौसम की बात करें तो गोवा, तटीय कर्नाटक, सौराष्ट्र, कच्छ और विदर्भ में अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। वहीं गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी, तिहाड़ जेल में 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने कर लिया गिरफ्तार। जी हां दोस्तों, दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गुरुवार को करीब 8 घंटे की पूछताछ के बाद ईडी ने उन्हें अरेस्ट कर लिया है। ईडी शराब नीति में घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रही है और इसी मामले में ईडी की टीम गुरुवार को सिसोदिया से पूछताछ करने तिहाड़ जेल पहुंची थी। बता दें कि राउज एवेन्यू कोर्ट में कल सिसोदिया की जमानत को लेकर सुनवाई होनी थी, लेकिन एक दिन पहले ईडी ने यह कार्रवाई कर दी। जानकारी के मुताबिक ईडी ने उनसे 2 दिन से पूछताछ कर रही थी और एजेंसी ने पहले 7 मार्च को सिसोदिया से करीब 6 घंटे पूछताछ की और उसके बाद 9 मार्च को 2 घंटे सवाल जवाब किए। सूत्रों के मुताबिक इस दौरान सिसोदिया ने संतोषजनक जवाब नहीं दिए, जिसके बाद उन्हें अरेस्ट कर लिया गया। और वहीं ईडी की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि वो मनीष सिसोदिया को किसी भी कीमत पर सलाखों के पीछे रखना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले पूरा विपक्ष होगा जेल में, रामगोपाल यादव का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जोरदार जवानी हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष का कोई ऐसा नेता नहीं बचेगा जिनके खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय और आयकर विभाग जांच के दायरे में लेकर कार्रवाई की जद में ले लेगा। उन्होंने कहा कि 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष का कोई नेता नहीं बचेगा जिस पर ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई ना हो। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने एक अंधा फैसला कर दिया है। पहले ईडी को अधिकार नहीं था कि वो सीधे कोई कार्रवाई करे, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया है कहीं भी जा सकते हो। और इनको ये लगता है कि विपक्ष ने नेताओं को जेल में डालने और आतंकित करने से लोग इनके खिलाफ नहीं जाएंगे और ये लोग इतिहास से कुछ सीखना ही नहीं चाहते हैं। एक बार डॉक्टर राधाकृष्णन ने स्टालिन से कहा था कि द ओनली राइट थिंग दैट वी लर्न फ्रॉम द हिस्ट्री इज दैट वी लर्न नथिंग फ्रॉम हिस्ट्री। एक ही चीज़ सीखा इतिहास से कि लोगों ने कुछ नहीं सीखा। दोस्तों, सपा महासचिव ने कहा कि इंदिरा गांधी को देख लीजिए, उनसे किसी ने नहीं सीखा। इमरजेंसी के दौरान सबको जेल में डाल दिया, चुनाव हुए तो क्या हुआ, इंदिरा खुद हार गई, बेटा हार गया। उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस की तरह मोदी सरकार काम कर रही है और जिनके नेतृत्व में हो रहा है उनका भी इतिहास देख लीजिए। यादव ने भाजपा की ओर इशारा करते हुए कहा कि सत्ता में बैठे भाजपाई सोचते हैं कि लोगों को जेल में डालकर उन्हें आतंकित करके उन्हें दबाव में लाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि भाजपाइयों ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा, न वो सीखना चाहते हैं। जब पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विपक्ष के सभी नेताओं को जेल में डाल दिया था, उसके बाद सभी उपचुनाव और आम चुनाव में उनकी पार्टी हार गई थी। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 13 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी कांग्रेस, हर जिले से भोपाल आएंगे कार्यकर्ता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस अब चुनावी मोड में आती नजर आ रही है। विधानसभा में हंगामे और विधायक जीतू पटवारी के निलंबन के बाद अब कांग्रेस 13 मार्च को भोपाल में विधानसभा का घेराव करेगी और इसके लिए हर जिले से कार्यकर्ताओं को बड़ी संख्या में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। रंग पंचमी के दूसरे दिन भोपाल में होने वाले ये प्रदर्शन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की अगुवाई में होगा और विधानसभा चुनाव में
टिकट के दावेदारों को भी कहा गया है कि इस प्रदर्शन में पूरी ताकत लगा दें। चुनावी साल में इस बड़े प्रदर्शन में कांग्रेस किसानों के मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण नेताओं को ज्यादा भीड़ जुटाने को कहा गया है। विधायक जीतू पटवारी ने कहा है कि सरकार ने किसानों को झूठे सपने दिखाए, ना आय दुगनी हुई, ना गेहूं समर्थन मूल्य पर बिक रहा है। अभी ओले गिरने और तेज हवाओं के कारण किसानों की फसल खराब हो गई है। किसानों को भी मुआवजा देना चाहिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि कर्नाटक के चुनाव से जुड़ी आ रही है। दोस्तों सर्वे में बीजेपी को भारी नुकसान हुआ है। डीके शिव कुमार का दावा लोगों में है सरकार के खिलाफ गुस्सा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस का दावा है कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी कुल 224 सीटों में से 140 से ज्यादा सीटें जीतेगी। और ये दावा करने के एक दिन बाद इसके राज्य अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने बुधवार को कहा कि भाजपा की संख्या 65 से ज्यादा नहीं जाएगी और हो सकता है कि और भी यानी कि 40 सीटों तक गिर जाए। और उन्होंने दावा किया कि राज्य भर के सभी क्षेत्रों के लोग सरकार भाजपा की बम्बई सरकार के खिलाफ गुस्से में हैं। और उन्होंने कहा कि हमें अपनी संख्या की गारंटी है, हमें इस बात की भी गारंटी है कि भाजपा की संख्या 65 से अधिक नहीं जाएगी। तो दोस्तों आपको बता दें कि 224 में से 140 से ज्यादा सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने वाली है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और भाजपा 65 से कम सीटें जीतने वाली है, ये दावा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। तमिलनाडु में बीजेपी को तगड़ा झटका, 13 नेताओं ने एक साथ पार्टी से दे दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, तमिलनाडु में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है। कुल 13 नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है और सभी भाजपा नेता अपने गठबंधन सहयोगी अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम में शामिल हो गए हैं और सभी चेन्नई पश्चिम में भाजपा की आईटी शाखा के थे। दोस्तों आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई विधायक भाजपा से इस्तीफा देकर हाल ही में AIADMK में शामिल हुए हैं। तो दोस्तों क्या ये 2024 में बड़े बदलाव की ओर संकेत कर रहा है? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में लिखिए।